तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैप को दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़े समुद्र के अंदर 5 अलग-अलग आइलैंड्स हैं और ये पाँचों मिलके कहलाते हैं टेस्ला। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल डिमन लॉर्ड सैटर्न का राज चलता है। सैटर्न यहाँ पर अपने 4 जनरल रांगा, आर्शेल, कायरो और जेराक के साथ ह्यूमन पर राज करता था। फिर एक दिन ह्यूमन सैटर्न के खिलाफ एक बड़ी सी जंग का ऐलान कर देता है। पर डिमंस के पावरफुल होने की वजह से इंसान इस लड़ाई को बुरी तरह से हार रहे थे। कोई भी उनकी तरफ से लड़ ही नहीं पा रहा था। और तब एक ऐसा हीरो सामने आता है जिसने कैरो की आर्मी को एक झटके में ही खत्म कर दिया और देखते ही देखते सैटर्न के 2 और जनरल आर्सेल और जेरॉक को भी हरा देता है। फिर होती है डीमन लॉर्ड सैटर्न और हीरो के बीच खतरनाक वाली फाइट, जिसमें हीरो सैटर्न को कुत्ते की तरह मारता है। इसी बीच आर्सेल आकर डीमन लॉर्ड को बचाता है और सभी से पीछे हटने को कहता है, क्योंकि अभी के लिए इनके लिए वही करना सही होगा। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाता, हीरो अचानक से डीमन लॉर्ड के ऊपर वापस अटैक करता है, जिससे बचते हुए डीमन लॉर्ड हवा में उड़ जाता है और हीरो से कहता है, तुझे तो बेटा मैं देख लूँगा। जिस पर हीरो गुस्से में कहता है, तेरी तो मैं। और इतने में ही डीमन लॉर्ड एक पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर ह्यूमन्स काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का मकसद यही था कि डीमन लॉर्ड को किसी भी तरह से भगाना। दूसरी तरफ यहाँ पर सैटर्न और आर्सेल को दिखाया जाता है, जो कि एक गली से निकलते हैं और आस-पास के प्लेसेस को देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कौन-सी जगह है। लेकिन तभी आर्चर जैसे ही सैटर्न को देखता है, तो बिल्कुल हैरान हो जाता है और सैटर्न से पूछता है कि सर, आखिर आपने ये रूप क्यों लिया? सैटर्न भी ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है कि वो एक बच्चा बन गया है और वो भी एक इंसानी बच्चा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में ही वहाँ पुलिस वाले आके इन्हें बुलाते हैं। तो आर्चर उससे डिमन्स लैंग्वेज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बात करने की? तो इसी तरह इन पुलिस वालों को धमकाने लगा, पर इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। तभी सैटर्न आर्चर से कहता है कि शायद इन्हें हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। फिर सैटर्न उसे कहता है कि मैजिक का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक हम इस जगह के बारे में जान न लें। दोनों पुलिस वाले जैसे इनके पास आते हैं तो आर्चर डर जाता है और उन्हें पीछे हटाते हुए कहता है, तुम इंसान कहीं के, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? अभी तुम लोगों को बताता हूँ। और ऐसा कहते हुए बड़े जोश के साथ अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और इनसे पूछताछ करने के लिए इन्हें अलग-अलग रूम में बिठा देते हैं। साथ ही उन्हें खाना भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन सैटर्न उसे नहीं खाता और अपने डीमन आई से उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज़ कर देता है और कहता है कि मैं नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। इसके बाद सैटर्न आर्सेल के पास जाता है और देखता है कि आर्सेल तो यहाँ बैठकर मज़े से खाना ठूँस रहा है। और वो इस पुलिस वाले को भी हिप्नोटाइज़ कर देता है और आर्शल को बताता है कि हिप्नोटाइज़ के ज़रिए मैंने यहाँ की जानकारी हासिल की है। असल में हम लोग अभी जापान के एक देश में हैं, जो कि प्लैनेट अर्थ के अंदर आता है। साथ ही जो खाना तुमने खाया है, वो यहाँ के बहुत ही कॉमन डिश है। सबसे मेन बात तो ये है कि ये यहाँ डिमन्स, मॉन्स्टर और मैजिक इस दुनिया में बस एक फैंटेसी है। इसका मतलब कि इस वर्ल्ड में कोई भी मैजिक नहीं है। और कुछ देर बाद ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और आर्शल बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक नहीं है। मैजिक है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में है और इतना कम परसेंट में होने की वजह से ये लोग अपनी मैजिकल पावर्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिए यहाँ पर थोड़े बहुत मैजिक को भी इस्तेमाल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी देर बाद सैटर्न आर्सेल से पूछता है, क्या तुम थोड़ा बहुत भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो आर्सेल फुल जोश में आके अपनी पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करता है। अब मैजिक तो होता नहीं, पर उसका पोज़ देख के एक टैक्सी ज़रूर रुक जाती है। अब इन बेचारों का हालत धोबी के कुत्ते के जैसा हो गया है, ना घर का ना घाट का। इसलिए ये लोग एक ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं और सैटर्न कहता है, भले ही ये दुनिया मैजिक के बारे में नहीं जानती, इनके लिए शायद वो एक फैंटेसी है। लेकिन अगर इस वर्ल्ड में थोड़ा बहुत भी मैजिक है, तो कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर होगा उन मैजिक पावर्स को इकट्ठा करने का। और तब तक के लिए इन लोगों को यहीं रहकर इस दुनिया के हिसाब से चलना होगा। और अब क्योंकि इन्हें यहाँ पर रहना है, तो ये दोनों चले जाते हैं अपने सबसे पहले रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए। अगर इन्हें जापान में रहना है, तो इन्हें वो सर्टिफ़िकेट चाहिए ही होगा। इसे आप आई कार्ड समझ लो। लेकिन इसके लिए भी सैटर्न को अपने हिप्नोटाइज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसके बाद ये लोग बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट, जिससे इन्हें यहाँ की करेंसी के बारे में पता चलता है। अब रहने के लिए दोनों एक घर को रेंट पर ले लेते हैं। कुछ देर बाद इनका घर दिखाया जाता है, जो कि इस छोटे से अपार्टमेंट में है। यहाँ आर्चर को पहले लगा कि इन्हें ये पूरा अपार्टमेंट ही मिल गया है, पर तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो बस एक छोटा-सा कमरा मिला है। रात में ये लोग यहाँ रहने के बारे में आपस में कुछ डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी इस बीच सैटर्न अचानक से वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह पता चलता है कि सैटर्न भूखा था इसलिए चक्कर खा के गिर गया था और बेहोश हो गया। फिर हॉस्पिटल का बिल देखकर तो इनका दिमाग ही चकरा जाता है। अगले दिन शाम को ये लोग एक जॉब के रिज्यूमे को भरते हैं, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ रहना है तो जॉब तो करनी पड़ेगी। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैटर्न बिल्कुल एक नॉर्मल कपड़ों में था। तभी आसिफ उससे कहता है कि आपको इन पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जिस पर सैटर्न उससे कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सोच समझ के ही खर्च किया है। वैसे भी गर्मियों के मौसम में फ्रिज तो चाहिए ही होगा।
और वॉशिंग मशीन भी तो ज़रूरी है ना, फ्यूचर में इन सभी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। आजकल यहाँ पर सैटर्न से काफ़ी गुस्सा था क्योंकि इन लोगों के पास फ्रिज तो है लेकिन खाने के लिए खाना नहीं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन तो है लेकिन पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं। आजकल को ये इतने गुस्से में देखकर सैटर्न भी डर जाता है और वो काम का बहाना लगाकर जल्दी से साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो जा ही रहा था कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, तो थोड़ा रुक कर बारिश के बंद होने का इंतज़ार करने लगता है। तभी इतने में एक लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि भीग रही थी, तो सैटर्न उसे छाता देता है और कहता है, "मैं जहाँ काम करता हूँ, जगह पास ही में है, तो तुम मुझे वहाँ छाता वापस कर सकती हो।" ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में ये पता चलता है कि सैटर्न मैकडॉनल्ड्स नाम की एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब करता है और ये काम मिलने से खुश भी था क्योंकि वो अब बेरोज़गार नहीं रहा और वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। इधर आजल एक लाइब्रेरी में मैजिकल बुक्स पढ़ने के लिए आया था। तभी पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैटर्न उसे कहता है, "पार्ट टाइम जॉब करके पैसे मैं कमाऊँगा और तब तक तुम यहाँ पता लगाओ कि हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं।" इधर यहाँ पर सैटर्न ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद अपने काम पर फिर से लग जाता है। पर अब यहाँ तो कस्टमर की भीड़ ज़्यादा ही हो गई थी। तभी उसे ध्यान आया कि पास्ता तो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है और कस्टमर भी ज़्यादा आ चुके हैं। काम ज़्यादा होने की वजह से वो सोचता है, क्या मुझे मैजिक यूज़ करना चाहिए? लेकिन आर्सन ने तो मुझे ऐसा करने से मना किया हुआ है। तभी इतने में ही मैनेजर आके उससे पूछती है, "कुछ गड़बड़ है क्या?" और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेचारा काफ़ी टेंशन में बैठा था, क्योंकि वो अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। फिर भी जैसे-तैसे करके सब मैनेज कर लेता है और काम खत्म करके जाते वक़्त सैटर्न काफ़ी खुश होता है क्योंकि भाई इसका प्रमोशन हो चुका है। असल में इसके मैनेजर इसके काम करने की स्पीड से काफ़ी इम्प्रेस थी, इसलिए इसका प्रमोशन कर देती है। और वो वापस जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में वही लड़की मिली और वो उसे कहती है कि जिस जगह पर तुम काम करते हो मैं वहाँ पर आई थी। उस इंसानी रूप की वज़ह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन जब तुम अपने काम के बीच मैजिक यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तब मैं तुम्हें पहचान गई। जिस पर सैटर्न उसे कहता है कि तुम आखिर हो कौन? फिर वो उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी पास्टा का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैटर्न ने पोर्टल ओपन करके भाग गया था। जिसे देखकर हीरो उसे फ़ॉलो करता है और वो भी उसी पोर्टल के ज़रिए उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। ओह! तो यहाँ पर हीरो की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो एक्चुअली कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। यानी कि हीरो नहीं हीरोइन है और ये सैटर्न से कुछ ज़्यादा ही नफ़रत करती है और वो उसे बिल्कुल जान से ही मार देना चाहती है। असल में हीरो वही लड़की है जिसे कुछ देर पहले सैटर्न ने छाता दिया था। अश्विन प्रेज़ेंट में आता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बनाए हुए पोर्टल के ज़रिए तुम्हारा पीछा किया ताकि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूँ। और यह कहकर वो बिल्कुल अटैकिंग पोज़ीशन में आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है जो अभी नाइफ़ बन चुकी है। असल में बात ये है कि सैटर्न आर्चर की तरह ही ये भी अब मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही है, इसलिए अपनी होली स्वॉर्ड को समन नहीं कर पा रही। लेकिन ये तो इतने गुस्से में थी कि इसे अभी इन चीज़ों की परवाह ही नहीं होती और सीधा सैटर्न पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आर्चर को दिखाया जाता है जो कि घड़ी में देखते हुए कहता है कि अरे! आज तो सर को आने में काफ़ी देर हो गई है। इधर कुछ देर बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये बेचारे पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे थे। पुलिस वाला उनसे पूछता है, "तुम दोनों ऐसे रोड पर क्यों लड़ रहे थे?" और वो तो यहाँ सैटर्न को एशली का बॉयफ्रेंड ही समझ लेता है। इस वजह एशली और भी गुस्से में आ जाती है। तो पुलिस वाला कहता है, "देखो आप लोग काफ़ी मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं। इस मामले में आपको शांति से बात करनी चाहिए।" ये सुन के तो एशली और चिढ़ जाती है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं और एशली कहती है, "मैंने तुम्हारा एड्रेस अच्छी तरह से याद कर लिया है। आज चैन से सो जाओ क्योंकि कल तुम ज़िंदा नहीं बचोगे।" पर सैटर्न को तो इसके बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे अपनी छाता माँगता है। "मेरा छाता कहाँ है? वापस दो।" तो वो कहती है, "अरे! अच्छा वो छाता, वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा छाता अपने पास रखूँगी?" और उसे उल्टा-सीधा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन एक कॉल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एशली एक कॉल सेंटर में काम करती है। साथ ही उसकी एक दोस्त भी बन चुकी है। यहाँ शाम के वक़्त वो काम खत्म करके घर जाने लगती है, तो एक नॉर्मल वूमन की तरह रास्ते में उसे जो भी डिस्काउंट वाला सामान मिलता है, वो उसे घर ले आती है। आके में उसे खाते हुए टीवी देखने लगती है। लेकिन अचानक से ही उसे सैटर्न का ख़्याल आता है, क्योंकि अगर वो इसी तरह बैठी रही तो सैटर्न से अपना बदला कैसे ले पाएगी? फिर कुछ देर बाद सैटर्न और आर्चर को दिखाया जाता है। जो कि बैठ के आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी बेल बजती है। आर्चर जाकर पूछता है कि जी आप कौन हो? तो एशली बाहर से कहती है इतना प्यार से वेलकम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो कैसे हो डीमन जनरल आर्चर? तो जल्दी से आप गेट खोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एशली की आवाज़ सुन के तो बेचारे आर्चर की तो फट ही जाती है। वो जल्दी से गेट लॉक करते हुए कहता है सर सैटर्न हीरो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब हम क्या करें? पर सैटर्न उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। तो आर्चर उससे पूछता है कि इसका मतलब आप इससे मिल चुके हैं। आप इससे पहले भी मिल चुके हैं।
तब सैटर्न उसे कल वाली सारी बातें बताता है, कैसे इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और पुलिस वालों को लगा कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इधर ये लोग बैठ के आराम से बात कर रहे थे और उधर बेचारी एशली बाहर खड़ी गेट खोलने के लिए चिल्ला रही थी। सैटर्न आर्चर से कहता है कि तुम चिंता मत करो, एशली भी हमारी तरह ही पावरलेस हो गई है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग बातें करते रहते हैं और इधर बेचारी एशली बाहर खड़ी रोने की हालत में हो जाती है, क्योंकि यार ये लोग गेट ही नहीं खोल रहे थे। तब सैटर्न को भी ये देखकर उस पर तरस आ जाता है। तब जाकर ये दोनों गेट खोलते हैं। सैटर्न उससे पूछता है, वैसे तुम इस दुनिया में अकेली आई हो क्या? तो बताती है कि नहीं, असल में उसका एक साथी उसके साथ आने वाला था। तब पास्टा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एशली और ओल्बा नाम का एक आदमी उसी पोर्टल की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एशली ही एंटर कर पाई और ओल्बा एंटेस्ला में ही रह जाता है। यही वजह है कि बेचारी एशली इस दुनिया में अकेली है। जाने से पहले वो सैटर्न से कह के जाती है, अगर मैं चाहूँ तो अभी बची हुई ताकत से तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर अगर इसने अभी ऐसा किया तो इसके पास वापस एंटेस्ला जाने के लिए पावर से बचेंगे ही नहीं। अगले दिन एशली अपना काम खत्म करके सैटर्न को देखने आते हैं, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि सैटर्न जैसा डीमन लॉर्ड ऐसी गरीब जिंदगी जी रहा है। लेकिन काफी समय तक इसी तरह उसका पीछा करने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि सैटर्न ने अब इस जिंदगी की औकात इस जिंदगी की आदत डाल ली है और बिल्कुल ही नॉर्मल इंसानों की तरह रह रहा है। अगले दिन जब सैटर्न अपना काम खत्म करके रेस्ट कर रहा था, तभी वहां पर उसके साथ काम करने वाली लड़की, जिसका नाम सिजू है, उससे बात करने लगती है। जिस पर सैटर्न बातों बातों में ही अपने और आर्शल के बारे में बताता है। और इसकी बातें सुन के सिजू को लगता है कि सैटर्न शायद किसी लड़के के साथ रह रहा है, इसलिए उसे थोड़ी सी जलन होने लगती है। रात में जाते वक्त उसे एशली मिलती है और अब जब उसने अच्छी तरह से देख लिया है कि सैटर्न किस तरह से यहाँ पर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, तो वो उसे यहीं रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने को कहती है, क्योंकि एशली ये नहीं चाहती कि सैटर्न फिर से टेस्ला में वापस जाए। जिस पर सैटर्न उसे कहता है, "अरे भूल जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं टेस्ला पर कब्ज़ा करके ही रहूँगा।" वो उससे बातें कर ही रहा था कि तभी साइकिल से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी साइकिल का टायर खराब हो गया था और तभी अचानक कोई अनजान आदमी इनके ऊपर फायरिंग करता है। दोनों ही इनसे बचने के लिए एक साथ काम करते हुए बचते-बचाते स्टेशन की तरफ भागते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि इनके ऊपर जो बुलेट्स फायर किए हैं वो बुलेट्स मैजिक एनर्जी से बने हुए थे। तो सैटर्न कहते हैं, जो भी था काफ़ी पावरफुल था और मुझे यकीन है कि वो अच्छी तरह से हम दोनों की असलियत जानता है। और अब क्योंकि यहाँ अर्थ पर कोई ऐसा आ चुका है जो इनके बारे में जानता है, तो दोनों को ही अब सावधान रहना होगा, क्योंकि सैटर्न को ऐसा लगता है कि यह बंदा जो कोई भी है ज़रूर टेस्ला से ही होगा। जिसके बाद सैटर्न उसे बेबी बाय यार जिसके बाद सैटर्न उसे बाय करके वहाँ से निकल जाता है। और अब कुछ देर बाद वो जैसे ही घर पर पहुँचता है तो देखता है कि एशली तो उसके पीछे ही खड़ी है। एक्चुअली बात ये है कि इस बेचारी का वॉलेट गुम हो गया है, इसलिए इसके पास वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं है। तो वो चाहती है कि सैटर्न उसे अपने साथ रहने दे, 1 रात के लिए। अब एशली को अपने घर में इस तरह देखकर तो आशा पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन सैटर्न उसे समझाता है कि आखिर इनके साथ क्या-क्या हुआ और एशली को एक ब्लैंकेट और 1000 येन देता है, ताकि वो कल बस पकड़ के वापस जा सके। काफ़ी देर तक ऐसे ही आपस में बहस करने के बाद तीनों सो जाते हैं। सोते हुए सैटर्न आर्चर से एशली के बारे में बात करता है कि वो किस तरह इस वर्ल्ड में अकेली आई है और बिल्कुल अकेली रहती है। उसके लिए सब कुछ कितना मुश्किल होगा। अगले दिन सैटर्न और आर्चर को अपने टेबल पर एक कटोरी में रखे वेजिटेबल्स दिखते हैं, जो कि एशली ने इनके लिए यहाँ पर रखे गए थे। इस तरफ यहाँ एशली का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर टीवी में सैटर्न की साइकिल के बारे में न्यूज़ चल रही थी, जिसके ऊपर कुछ मैजिक बुलेट से अटैक किया गया था। साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पर शिज़ू के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ वो और उसकी मॉम भी यही न्यूज़ टीवी पर देख रहे थे। साथ ही यहाँ ये पता चलता है कि कल जब शिज़ू ने सैटर्न को मैसेज किया था, तो काफ़ी देर तक उससे बातें की और दोनों ने ही आज मिलने का प्लान बनाया था। इधर यहाँ कॉल सेंटर पे एशली को दिखाया गया, जो कि नॉर्मली अपना काम कर रही थी। तभी एक कॉल आता है और कहता है, हीरो एशली, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। ये सुनकर तो ये भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछती है, आखिर तुम हो कौन? तो ये कहता है, मैं वो हूँ जो कि हीरो एशली का और डीमन लॉर्ड को अच्छी तरह से जानता है। मेरी ताकत तुम दोनों को तबाह कर सकती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि कल रात जो गोलियाँ इनके ऊपर चलाई गई थी, वो इसी बंदे ने चलाई थी, जो कि इस वक़्त इससे कॉल पे बात कर रहा है। एशली इसकी आवाज़ सुन के कहती है, पक्का कोई डीमन है, लेकिन एशली को इस बात पर यकीन होता है कि आर्चर के अलावा और कोई भी डीमन जनरल नहीं बचा है। तो आखिर ये डीमन है कौन? एशली उसे पूछने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये बंदा बिना कुछ बोले और उसे बिना कुछ बताए कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद अब जब वो और उसकी फ्रेंड बात ही कर रहे थे, कि तब उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहाँ वो लोग उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, वही सैटर्न के साइकिल वाले केस में। तो इस तरफ यहाँ इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठे थे और आर्चर कहता है,
उन्होंने हमें बस एक साइकिल की मदद से ढूँढ लिया। यहाँ की पुलिस तो सच में काफ़ी शातिर है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एशली वहाँ पर आ जाती है और एक तरह से इसे इन दोनों के लिए गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए बेचारी काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। काफ़ी देर बाद अब पुलिस स्टेशन का मामला निपट जाने के बाद वो सैटन को उसी कॉल वाले बंदे के बारे में बताती है, जिसने इन दोनों को मारने की धमकी दी है और उस पे हमेशा की तरह गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इधर यहाँ पर शिज़ू को दिखाया गया, जो कि अपने लिए नई-नई ड्रेसेस ट्राई करती है, क्योंकि वो आज शाम को सैटन से मिलने जा रही है। तो इस तरफ यहाँ पर ये दोनों घूम ही रहे थे, तभी आशल उससे पूछता है, "तो आप उस लड़की से कब मिलने जाओगे? और कब तक वापस आओगे?" तो सैटर्न बताता है कि हम 5 बजे मिलने वाले हैं। 5 बजने अभी थोड़ा टाइम बचा था, इसलिए आसिल जल्दी से सैटर्न को लेकर एक शॉप में आ जाता है। उसे अलग-अलग ड्रेसेस ट्राई करवाता है। अब भाई एक लड़की से मिलने जा रहा है, तो कम से कम तैयार तो होना चाहिए। उसके लिए आसिल कहता है, "मैंने ऐसे ही समय के लिए सीक्रेट सेविंग करके रखी थी। आपको एक डेट पर ऐसे तो नहीं जाने दूँगा।" अब इसके बाद सीधा 5 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। यहाँ शिज़ू अपने हेयर स्टाइल में थोड़ा चेंज करके आई थी। जिस चीज़ को सैटर्न ने भी नोटिस कर लिया था और ये देख के शिज़ू भी काफ़ी खुश थी। दोनों घूमने की जगह तय करके जाने ही लगते हैं, तभी शिज़ू उससे पूछती है, "क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ?" तो सैटर्न कहता है, "अरे बस इतनी सी बात" और उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर बाद एशली को दिखाया गया, जो कि अपने काम से वापस आ रही थी, लेकिन तभी वह आर्चर को देख लेती है। असल में आर्चर उन दोनों के ऊपर चुपचाप नज़र रख रहा था और एशली के टोकने पर वो घबरा जाता है, तो इसलिए एशली उसी तरफ देखती है जहाँ पर आर्चर देख रहा था। और तब वो देखती है कि सैटन एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा है। लेकिन उसने तो कुछ गलत ही समझ लिया और आंचल का कॉलर पकड़ के कहती है कि आखिर तुम दोनों उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? तो आंचल कहता है, "अरे यार तुम मेरी बात तो सुनो।" और जब अंत तक जाकर बेचारा आंचल उसे सारी सिचुएशन समझाता है। तो ऐसे उसे कहती है, "यहाँ खड़े-खड़े कुछ नहीं होगा।" दरअसल अब ये उसी कैफ़े में है जाने वाली है, जहाँ पर वो दोनों बैठे हैं। इधर ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सैटर्न को एशली अपने सामने दिखते हैं, जो देख के वो तो अपने मुँह से कॉफ़ी थूक देता है और सोचता है कि ये एशली आखिर आर्चर के साथ यहाँ पर कर क्या रही है? कोई बात नहीं, मैं ऐसे एक्ट करूँगा जैसे मैंने इन्हें देखा ही नहीं। ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। अब एशली बिल्कुल ही इनके बगल वाले टेबल पर आ चुकी थी। तभी शिज़ू यहाँ बातें करते हुए धीरे-धीरे सैटर्न को अपनी फीलिंग्स बताने लगी और वो लगभग उसे प्रपोज़ करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एशली उनके बीच में आ जाती है और कहती है, "अरे रुक जाओ, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं।" पर शिज़ू तो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि आखिर एशली उनके बीच क्यों आ रही है और उसे लगने लगा कि शायद ये सैटर्न की एक्स है। ये लोग आपस में इसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है और ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं था, क्योंकि उसे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही हिलने लग जाती है और पूरी तरह से गिर के डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिज़ू और एशली बिल्डिंग के गिरने की वजह से बीच में फँस चुके थे। बाहर निकलने का यहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। एशली को ये फ़ील हो चुका था कि सैटर्न उसके आस-पास ही है, इसलिए वो अपनी थोड़ी-सी मैजिकल पावर्स यूज़ करके शिज़ू को वहाँ सुला देती है। अजय सैटर्न बाहर आता है तो बिल्कुल एक अलग ही रूप में होता है। उसकी बॉडी-सॉडी निकल चुकी है, इसका मतलब कि वो अपने डेमन फॉर्म में आ चुका है। एशली भी देख के हैरान थी कि आखिर इसके पास इतनी मैजिकल पावर्स कहाँ से आ गई, कि ये इस फॉर्म में आ गया। तभी सैटर्न एशली से कहता है कि तुम शिज़ू को सँभालो, हम रेस्क्यू टीम का इंतज़ार नहीं कर सकते और वो डेमन पावर्स का यूज़ करते हुए उन पत्थरों को हटाने लग जाता है। लेकिन एशली तो अभी भी इसी सोच में डूबी थी कि सैटर्न जैसा एक डेमन इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। इधर यहाँ सैटर्न अपने मैजिक से रास्ता बना के सभी इंसानों को सेफुली वहाँ से निकाल लेता है और सबको बचा लिया। किसी भी की मौत नहीं हुई। तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। एशली अभी भी पूरी तरह से हैरान खड़ी थी। तब उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटी बच्ची थी, तब एक दिन उसके डैड खेतों में काम कर रहे थे और वो उनके लिए लंच लेकर आती है। दोनों आराम से बैठकर लंच कर ही रहे थे कि तभी उनकी जान-पहचान का एक आदमी वहाँ पर आता है और बताती है कि डमस ने नॉर्थ और ईस्ट दोनों जगह के लैंड को तबाह कर दिया है। और अब अगली बारी वेस्ट की होने वाली है, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। एशली के डैड कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़मीन रॉयल आर्मी के प्रोटेक्शन में है। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग डीमन जनरल कारो से जीत भी पाएँगे। कुछ देर बाद अब रॉयल आर्मी के कुछ लोग एशली और उसके डैड के पास आते हैं। एशली को लगता है कि ये लोग यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन असलियत में तो वो एशली को ही ले जाने के लिए आए थे। दरअसल एशली एक एंजल की बेटी है। पूरे एंटेस्ला में यही एक अकेली इंसान है जिसके पास डेमन्स को हराने की ताकत है। लेकिन एशली अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तो वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि एक दिन आएगा जब तुम मेरी बात को समझोगी और तब उसके बाद छोटी एशली वहाँ से चली जाती है। ये आखिरी बार था जब एशली ने अपने फादर को देखा, क्योंकि उसे ले जाने के कुछ दिन बाद डेमन जनरल कारो ने उसके पूरे गाँव को ही जलाकर राख कर दिया। तो इसके बाद एशली एक चर्च के अंदर आती है, जहाँ ये लोग उसे कहते हैं कि
तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी माँ सबसे पावरफुल एंजल में से एक थी। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। सीक्रेट स्वॉर्ड बेटर हाल्फ एक ऐसा होली वेपन है, जिसे सिर्फ़ वो इंसान ही चला पाएगा, जिसमें इंसान और एंजल दोनों का ही खून होगा। ये लोग उससे वही बातें कहते हैं, जो कि उसके डैड ने कही थी, कि पूरी एंटेस्ला में सिर्फ़ तुम ही एक हो, जो कि डेमन लॉर्ड को हराने की ताकत रखती है। इसके बाद सीन आता है प्रेज़ेंट में। सैटर्न एशली से आके पूछता है, "ठीक तो हो ना तुम? अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है।" पुलिस वाला इन तीनों को देखकर इन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी एक ऑफिसर शिज़ू को पहचान लिया और कहता है, "अरे! तुम तो इंस्पेक्टर साहब की बेटी हो ना?" ये सुनकर सैटर्न को याद आता है कि जो पुलिस वाला उन्हें स्टार्टिंग में मिला था, वो असल में शिज़ू के डैड हैं। शिज़ू के जाने के बाद सैटर्न एशली अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर सैटर्न कहती है कि यार चिंता मत करो और कोई अटैक नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं। लेकिन एशली को कुछ समझ नहीं आता, तो सैटर्न से कहती है, "जैसे हम दोनों आस-पास आए हैं, वो भूकंप आया। मैं नहीं जानती कि उसने किस तरह की पावर्स का यूज़ किया, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों कौन हैं। कुछ देर बाद एशली अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, जो कि उससे मिलने आई थी। और इधर आशल रोते हुए सैटर्न के पास आता है और कहता है, "प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए। मेरी वज़ह से एशली आपके पास आई और दुश्मन के इतना पास होते हुए भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि आपको मेरी जान भी बचानी पड़ी।" और ये कहते हुए बेचारा खुद काफ़ी कोसने लगता है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एशली सैटर्न के घर आई हुई थी। वही 1000 यन वापस करने, जो कि सैटर्न ने उसे दिए थे। एशली पूछती है, "तो कल के हादसे के बाद आँचल का क्या हाल है?" तब यहाँ पर पता चलती है कि असल में आँचल पूरी रात भर रो ही रहा था, क्योंकि वो अपने किंग की मदद नहीं कर पाया। वो पूरी रात जाकर खुद को कोसता रहा और इसलिए अभी सुबह सो रहा है। सैटर्न एशली से कहता है, "पैसे तो दे दिए ना तुम? तुम्हारा काम तो हो गया, चलो निकलो अब।" तो इस पर एशली कहती है, "हाँ, हाँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं।" ऐसा कहकर जाने लगती है, लेकिन क्योंकि उसने हील्स पहने थे, तो पैर फिसलने की वजह से वह बेचारी वही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आज उसके गिरने की आवाज़ सुनकर तो आँचल भी उठ गया और कहने लगा, "अरे क्या हुआ? किसने हम पे अटैक किया?" किसी को चोट लग गई थी, तो उनको उसे अपने घर पर ही वापस लाना पड़ता है। तब आँचल देखता है कि उनके पास मेडिसिन्स ही नहीं है, तो वो अब साइकिल लेकर निकल जाता है, दवाइयाँ लाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ सैटर्न उसके चोट को मैजिक से ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एशली उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, "अरे! अचानक से तुम्हें हुआ क्या है? तुम एक डीमन किंग हो, तो इतने शांत कैसे हो? लोगों को तुम मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उल्टा तुम तो और अच्छे बन चुके हो। अपना काम खुद करते हो, खाना बनाते हो, लोगों की मदद करते हो और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आखिर क्यों? तुम मुझसे और यहाँ के लोगों से इतने अच्छे से पेश आते हो, अगर सच में तुम अंदर से नहीं अच्छे हो, तो आखिर तुमने मेरे फादर की जान क्यों ली? जिस एटम को मैं जानता हूँ, उसे खून-खराबा और आँसू बहाने में सुकून मिलता है। तुमने तो मैं हमारे गाँव को भी जलाकर राख कर दिया था। तब एशली की इन बातों पर सैटर्न उदास होते हुए कहता है, "माफ़ करना, लेकिन उस समय मैं ऐसा नहीं था, जैसा अब हूँ। मैं पहले इंसानों को बिल्कुल भी समझता नहीं था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना।" इतने में तभी शिज़ू आँचल के साथ सैटर्न से मिलने आते हैं, पर इन दोनों का साथ देकर उसने यहाँ पर कुछ गलत ही समझ लिया और रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ टेस्ला का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एशली के दोनों साथी गेट नाम के एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अर्थ की तरफ आ ही रहे थे। इधर यहाँ शिज़ू जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकराती है, जो कि उससे बड़ी अजीब तरीके से बात करता है। तभी वो अपनी रियल फॉर्म में आता है और उसके ब्लैक विंग्स निकल आते हैं और कहता है, "तो आखिर समय आ ही गया, जब मैं खुद डेमन लॉर्ड सैटर्न को खत्म करूँगा।" इतने में तभी उसकी प्रेज़ेंस की वजह से सैटर्न, एशली और आर्शल तीनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि हर जगह पर तबाही मची हुई है और आसमान में वही ब्लैक विंग्स वाला लड़का उड़ रहा है। तीनों ही उसके पास जाते हैं और सैटर्न उसे देख के कहता है, "हाँ, मुझे लगा ही था तुम ही होगे।" तो वो बंदा सामने से कहता है, "अरे, अरे देखो तो कौन आया है, हमारे द ग्रेट डेमन किंग।" और तब यहाँ पर ये पता चलती कि ये और कोई नहीं, कारो है, सैटर्न के 4 जनरल में से एक। इधर एशली के दोनों साथियों को दिखाया गया, जो कि उसी गेट मैजिक के ज़रिए अर्थ पर आ ही रहे थे, लेकिन इन्हें काफ़ी समय लग रहा था आने में और इस बीच रास्ते में इनमें से एक को भर-भर के उल्टियाँ हो रही थी। इधर एशली कारो से पूछती है, "आखिर तुम ज़िंदा कैसे हो? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सीधा तुम्हारे दिल पर वार किया था।" सैटर्न कहती है कि ये उसकी मेहरबानी है, जो कि अभी तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है। और तब वो आदमी सामने आता है, इसका नाम है ओल्का और ये एशली के साथियों में से एक है। तो इसका मतलब उस पोर्टल से आते टाइम एशली के पीछे तुम ही थे। जब एशली ने पहली बार मुझे इस बारे में बताया था, तभी मुझे डाउट हो चुका था और ये सब देख के एशली को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है, "आखिर क्यों? तुम कारो के साथ क्यों काम कर रहे हो?" उल्का उसे बताने वाला होता है कि तभी सैटर्न कहता है, "हाँ, मुझे पता है। इसलिए ताकि डीमन किंग के जाने के बाद एशली को पावर्स ना मिले और उसे धोखे से खत्म कर दिया जाए।" क्यों? तुम कुछ ऐसा ही सोच रहे थे ना? कारो को तुमने कहा होगा कि तुम उसे हेवन से वापस ले आओगे और बदले में वो तुम्हारा साथ देगा।
जिस पर वो बोलता है 1 मिनट, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो सैटर्न कहता है क्या बकवास है, यार कहानी में ही तो होता है। तुम्हारी प्लानिंग तो बिल्कुल ही एक बी ग्रेड मूवी की स्क्रिप्ट से भी खराब है। टकले, ओल्का को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि सैटर्न कह क्या रहा है, लेकिन आजकल को ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि सैटर्न ने मूवीज देखने में अपने पैसे बर्बाद करे हैं। ऐसी बात से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कैरो आर्शल पर अटैक करके उसके जेस्ट में होल कर देता है और कहता है, अरे बस का भाई, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ आर्शल उसी बुरी हालत में सैटर्न से कहता है, सर अगर आपको मूवीज देखनी ही है तो महीने की शुरुआत में देखिए करिए, तब डिस्काउंट भी मिलेगा। जिसे देखकर कारो फुल्ली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। बहुत सारी लेजर्स फायर करता है, मैजिकल शील्ड का यूज़ करते हुए उसे किसी तरह से रोक लेता है। ये लोग अब आर्शल को लेकर जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि कैरो अभी भी वो हर जगह तबाही मचा रहा था। जिसे देखकर एशली कहती है, तो क्या हम लोग बस इसी तरह भागते रहेंगे? जिस पर सैटर्न कहता है, हाँ हम लोग अभी ऐसा ही करेंगे क्योंकि मेरे लिए आर्शल को बचाना ज़्यादा जरूरी है। और भागते-भागते उसे बताता है कि कैरो अभी इतने मैजिक का यूज़ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो इंसानों के नेगेटिव इमोशंस को ऑब्ज़र्व कर रहा है। कैरो वहाँ आके कहता है, चलो कम से कम आपको इतना तो पता चला। जिस पर सैटर्न कहता है, हाँ, ये मुझे उसी दिन पता चल गया था जब मैं लोगों के डर को सोखकर अपने डीमन फॉर्म में आ गया था। कैरो भी ये सुन के हैरान हो गया और उससे पूछता है, अगर आपको मैजिक यूज़ करने का तरीका पता चल ही चुका था, तो आप तो आराम से वही लोगों में डर भरकर एंटेस्ला वापस जा सकते थे। तो सैटर्न कहता है, हाँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब मुझे ये दुनिया पसंद आने लगी है। इंसान बनने का भी एक अलग ही मज़ा है। जिसे कैरो कहता है, हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही नरम दिल हो और यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसके बाद फिर से वो इन लोगों पर अटैक करने लगता है। एस्ली और सैटर्न भाग ही रहे थे कि तभी कैरो सैटर्न पर अटैक करके उसके हार्ट में भी एक होल कर देता है। जिसे देखकर सैटर्न बोलता है, धत तेरी, मुझे लगा नहीं था कि इंसानों का शरीर इतना कमज़ोर होता है। अचानक तभी ओल्का भी सामने आकर सैटर्न के पैरों पर अटैक करता है, जिससे वह चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो एस्ली का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट हो जाता है। और पास के ही रोड में आ जाते हैं, जिसे देखकर एशली बोलती है, अरे यार, ये तो पास ही के रोड है, तुमने इतना नज़दीक में क्यों टेलीपोर्ट किया? तभी वहाँ कैरो भी पहुँच जाता है और कहता है, आप भला मुझसे बच के जाएँगे कहाँ? इस बार वो सैटर्न के हाथ में और भी बड़ा छेद कर देता है। उसे लगता है कि सैटर्न का खेल अब यहीं खत्म हुआ और कहता है, अरे अब तो सैटर्न सर भी नहीं रहे, तो मुझे इस लड़की की क्या ज़रूरत? और तभी वो उसे नीचे फेंक देता है। एशली उसे बचाने की कोशिश करती है। इधर कैरो अपना एक बहुत ही पावरफुल मैजिक स्पेल करता है, जिससे आसपास की चीज़ें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है और कुछ चीज़ें तो एस्ली और शिज़ू के ऊपर गिरने लग जाते हैं। कैरो ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है, विनर विनर चिकन डिनर। पर तभी आसपास की धूल हटती है और दिखाया जाता है कि एस्ली के पीछे सैटर्न खड़ा था। वो कैरो से कहता है, जैसे मैंने कहा था, एक भी ग्रेट मूवी की तरह बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल। और हाँ, थैंक्स टू यू कैरो, तुम्हारी वजह से मैं अपने डीमन फॉर्म में वापस आ पाया। अब इन लोगों की वाट लगने वाली है। यहाँ पर सिजो भी सैटर्न को इस रूप में देख लेती है। एस्ली को अब समझ में आता है कि सैटर्न उन्हें इस जगह पर इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डर को सोख सकता है। वैसे सैटर्न ने इस ब्रिज को काफ़ी देर से सँभाल रखा था, तो वो कहता है, ओह मिसिरो, जल्दी कुछ करो, मैं इसे और नहीं सँभाल पाऊँगा। तो एस्ली भी सैटर्न की तरह मैजिक इस्तेमाल करते हुए अपने हीरोइक फॉर्म में आ जाती है, जहाँ उसके हाथ में एक होली स्वॉर्ड भी आ चुकी थी। तभी सैटर्न आसपास के सारे लोगों को बेहोश करके एक मैजिक बैरियर क्रिएट करता है, ताकि ये लोग बिना थके लड़ सके। इसलिए अब कैरो पर अटैक करते हैं। कैरो उसे ब्लॉक करते हुए उसी पर अटैक कर देता है और कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम हमें हीरोइक फॉर्म के फुल पोटेंशियल के बगैर मुझसे लड़ पाओगी? तभी दिखाया जाता है आर्चर को और वो भी अब अपने फॉर्म में आ चुका है। आगे का इसकी भी एंट्री हो ही गई। दूसरी तरफ यहाँ पर ये ओल्का छुप के बैठा था और कैरो अकेले ही इन लोगों का सामना कर रहा था, इसलिए वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है, अबे टकले, तू कुछ करेगा भी या नहीं? मैं इन लोगों को ज़्यादा देर तक सँभाल नहीं पाऊँगा। जैसे ही ये सामने आता है तो आर्चर अकेला ही इसका वाट लगा देता है। और इस टाइम तक सैटर्न को भी बहुत गुस्सा आ चुका था। वो अचानक से कैरो के सामने आता है और कहता है, अब तेरा क्या होगा कैरो? और वो हज़ारों मैजिकल सर्कल्स बनाता है। इसके बाद अगले सीन को दिखाया जाता है, जिसमें कैरो का पूरा फेस फूल गया था। सभी ने उसे खूब मारा। इसके साथ ही अब शिजू ने इन सभी का असली रूप देख लिया था। तो वो सब भी उसे अपने बारे में सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि वो लोग इस दुनिया से नहीं हैं। यहाँ पर एस्ली सैटर्न का मज़ाक उड़ाते हुए कहती है कि देख लो, ये पहला एक ऐसा डीमन किंग है जो कि पार्ट टाइम जॉब करता है। और एक बार फिर से ये दोनों हमेशा की तरह आपस में लड़ने लग जाते हैं। और अब सारी लड़ाई खत्म होने के बाद एस्ली के दोनों साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिन्हें देखकर एस्ली उन्हें बोलती है, काफ़ी जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? वैसे इन दोनों का नाम है एल्बर्ट और एमरेट। और कुछ देर बाद सैटर्न अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हर चीज़ को पहले जैसा कर देता है। अब जब सब ठीक हो गया था, तो ये दोनों वापस जाने लगते हैं
और वो आपस में कहते हैं कि काफ़ी हैरानी की बात है कि किसी की भी मौत नहीं हुई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो क्या सच में सैटर्न अ डेविलिश डीमन किंग बिल्कुल ही बदल चुका है? इसके बाद सभी अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट देखना है तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीके टेल्स।